हेलो स्टूडेंट, दिस इज आनंद शंकर उपाध्याय और हम लोग मैटर इन और सराउंडिंग पार्ट 2 पढ़ेंगे जो कि क्लास 9 का है। इसका पहले भी हम लोग कुछ वीडियो देख चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने डिस्कस किया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, ये डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने बताया था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, यानी कि उसमें मोशन है। तो जो एनर्जी पॉजेस करता है मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो वो डिपेंड करता है मैटर पे, किस तरह का मैटर है उस तरह का काइनेटिक एनर्जी किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। और ये पार्टिकल्स जिस प्रोसेस से मूव करते हैं और दूसरे चीज से इंटरमिक्स करते हैं उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन मतलब हो गया द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर substance of their own is known as diffusion. तो डिफ्यूजन जो है वो क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑफ देयर ओन, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, और टेम्परेचर अगर कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। इसी कारण से जो गर्म खाना का स्मेल है वो दूर दूर तक पहुंच जाता है और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे घर के बगल में जो खाना है वो किस तरह का खाना है, डिलीशियस खाना है या खराब खाना है, वो सारा पता चल जाता है इस रेट ऑफ डिफ्यूजन के कारण। और अगर वही खाना ठंडा हो जाए तो उसको स्मेल करने के लिए हमें फिर सामने जाना पड़ेगा, लेकिन जो हॉट फूड है, हॉट स्मेलिंग फूड है, वो उसको हम दूर से स्मेल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस एग्जांपल में, इस एक्टिविटी में देख सकते हैं कि रनिंग टैप वाटर है, रनिंग टैप वाटर से धीरे धीरे पानी गिर रहा है। अगर हम लोग उस टैप वाटर को बीच से काटे हाथ से, तो जब हाथ को विड्रॉ कर देंगे फिर से वो जो पार्टिकल्स है टैप वाटर में फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वो जुड़ जाएगा। तो हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो डिपेंड करेगा किस तरह का मैटर है। मैटर टू मैटर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब रिलेशन देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आगे से हम लोग इसको शॉर्ट में यूज कर लेंगे IMS, जैसे आपको पूरा लिखना है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये समझना है। ये समझ गए तो जितना भी स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्वेश्चन आ गया, सॉलिड लिक्विड गैस का जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टी से हम सारा आंसर को दे सकते हैं। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यानी कि अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहे तो एक दूसरे पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। और वहीं उल्टा इसका देख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर कम हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये चीज को याद रखना है, स्पेस ज्यादा फोर्स कम, स्पेस कम तो फोर्स ज्यादा। और आगे हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, फिर बाद में जो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर बच जाएगा उसको बाद में डील करेंगे। 4th स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा और 5th स्टेट ऑफ मैटर दैट इज बोस एंड स्टैंड कंडेंसेट। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके प्रॉपर्टी को भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बाद में 4th और 5th स्टेट्स ऑफ मैटर भी डिस्कवर हुआ, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे, सबका कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी आते हैं शेप। तो सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो सॉलिड का फिक्स शेप होता है, सॉलिड का फिक्स शेप होगा, ठीक है, सॉलिड का फिक्स शेप होगा। लेकिन रबर बैंड, उसको अगर स्ट्रेच करेंगे उसका शेप बदल जाएगा, फिर भी रबर बैंड को सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस पे फोर्स लगाने पे उसका शेप चेंज होता है, और जैसे ही फोर्स विड्रॉ करेंगे वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि उस रबर बैंड को हम सॉलिड ही बोलेंगे। और लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स शेप, इच्छाधारी होता है, इच्छाधारी नाग है, जो शेप चाहिए वो शेप वो ऑब्टेन कर लेगा। इसका भी, गैस का भी फिक्स शेप नहीं होता है, नॉट फिक्स शेप, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा। तो हम पहला प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट कर लिए कि सॉलिड में फिक्स शेप होता है, लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता है, और गैस में भी फिक्स शेप नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग वॉल्यूम में देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर 1 लीटर वाटर को हम बोतल से किसी कंटेनर में डालें तो उसमें भी वो 1 लीटर ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा, लेकिन गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, नॉट फिक्स वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो देख सकते हैं कि सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम है, गैस का फिक्स वॉल्यूम है, लेकिन लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम है, लेकिन गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं है। तो हम यहाँ देख सकते हैं पहला प्रॉपर्टी सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है। फिक्स शेप क्यों है? क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देगा, इसलिए इसका शेप फिक्स है। और यहीं पे हम लोग देख सकते हैं लिक्विड और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसके कारण ये अपना शेप बदल सकता है। और इसमें फिक्स वॉल्यूम है सॉलिड में, लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम नहीं है और गैस में फिक्स वॉल्यूम नहीं है। सॉरी, लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम है और गैस में फिक्स वॉल्यूम नहीं है। तो सारा आंसर जो है हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, ठीक है। सब संस्कारी है, सब एक दूसरे के क्लोज है, इधर उधर उड़ते नहीं रहते हैं, यानी कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। और लिक्विड में पार्टिकल्स जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड। और गैस में जो पार्टिकल्स है वो आवारा के जैसे इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि
loosely packed than solid and liquid, solid and लिक्विड। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इससे जुड़ा हुआ है। तो सॉलिड में जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है, गैस में स्पेस, सॉलिड में स्पेस मिनिमम, गैस में स्पेस मैक्सिमम, और लिक्विड में जो स्पेस होता है सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन लिक्विड इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे डिपेंड करता है। अगर स्पेस ज्यादा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पहले भी दोनों का रिलेशन हम लोग देख चुके हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का। यानी कि सॉलिड में मिनिमम स्पेस है, सॉलिड में मिनिमम स्पेस है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। अपने पार्टिकल्स को वो बांध के रखेगा, इधर उधर जाने नहीं देगा। और गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, उसी कारण से उसका पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहता है। यानी कि गैस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो मिनिमम है, और लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड से कम होगा और गैस से ज्यादा होगा। तो फिर से हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है द प्रॉपर्टी या तो एबिलिटी टू कंप्रेस एनीथिंग। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर हम किसी को आसानी से दबा सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड, फिर से तीनों कंपेयर कर लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम, लिक्विड का इंटरमीडिएट, या सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम मिनिमम, लिक्विड का भी कम ही होता है, या ये बोल सकते हैं आर नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है। जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, और गैस जो है वो shows maximum compressibility, shows maximum compressibility, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता है, फ्यूअर एक्सेप्शन, जैसे स्पॉन्जेस आसानी से कंप्रेसिबल हो जाते हैं, स्पॉन्ज जो है आसानी से कंप्रेसिबल हो जाते हैं, इजीली कंप्रेसिबल। क्यों आसानी से कंप्रेसिबल है, फिर भी इसको सॉलिड बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसमें ढेर सारे टाइनी पोर्स होते हैं। इस टाइनी पोर्स में एयर अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, और जैसे इसको प्रेस करते हैं सारा एयर जो है वो बाहर निकल जाता है। इसी कारण जो स्पॉन्ज है वो कंप्रेसिबल होता है। तो हम लोग देख चुके हैं सॉलिड लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता है, ना के बराबर कंप्रेसिबल होता है। गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी शो करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी शो करता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा गैस में होता है और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। इसी कारण से हम इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे रिजिडिटी। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखेंगे रिजिडिटी। रिजिडिटी तो रिजिड मतलब होता है कठोर। तो इसमें भी अगर हम कंपेयर करें सॉलिड
लिक्विड और गैस में, तो सबसे ज्यादा रिजिड होता है सॉलिड, आसानी से इसका शेप चेंज नहीं होगा, और सबसे कम रिजिड होता है गैस, और लिक्विड का रिजिडिटी सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा, तो ये इंटरमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे फ्लूइडिटी, ठीक है। फ्लूइडिटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड में क्या है कि स्पेस पार्टिकल के बीच में बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अपने पार्टिकल को इधर से उधर भटकने नहीं देगा, यानी कि फ्लूइडिटी इसमें नहीं है। नॉट सो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। और वहीं लिक्विड और गैस में स्पेस ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो ये दोनों फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी शो करेगा। सो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, ठीक है। लेकिन गैस में जो फ्लूइडिटी होगा वो मैक्सिमम है। फिर से हम समझ सकते हैं मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस इसका मैक्सिमम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका मिनिमम है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं डिफ्यूजन। पहले ही हम लोग थोड़ा सा डिफ्यूजन को डिस्कस कर चुके हैं। तो डिफ्यूजन मींस होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑफ देयर ओन। तो डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण हो रहा है। तो जिसमें स्पेस कम है उसका मूवमेंट कम होगा, तो कम होगा मूवमेंट, तो जल्दी से इंटरमिक्स नहीं करेगा। तो इसमें जो डिफ्यूजन होगा वो मिनिमम होगा या ना के बराबर होगा, या स्लो, बहुत स्लो रेट में होगा। इसमें इंटरमीडिएट होगा, सॉलिड से ज्यादा लेकिन गैस से कम, और गैस में जो डिफ्यूजन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। थोड़ा सा गैस लीक करता है, हम किसी भी रूम में बैठे रहते हैं तो गैस हमारे तक, वो गैस का लीकेज का स्मेल जो हमारे तक पहुंच जाता है, तो ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोग देख चुके हैं कि सॉलिड में सबसे कम और गैस में सबसे ज्यादा, क्योंकि गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब डिफ्यूजन से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो फिर काइनेटिक एनर्जी मोशन ऑफ पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एनर्जी पॉजेस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी पॉजेस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, सॉलिड में पार्टिकल्स अपने ही पोजीशन में उछलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, तो यानी कि इसमें जो मूवमेंट है सबसे कम है, क्योंकि स्पेस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, मिनिमम। लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज्यादा लेकिन गैस से कम, तो इंटरमीडिएट हो गया। और जो गैस में काइनेटिक एनर्जी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर से रीजन वही आ गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो इसका पार्टिकल आसानी से और हाई एनर्जी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो अब लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे डेंसिटी। लास्ट है डेंसिटी। तो डेंसिटी भी देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपेयर करके देखते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस सॉलिड में जो डेंसिटी होता है जनरली ज्यादा होता है, जनरली जोड़े क्योंकि हरदम ज्यादा नहीं होता है। लिक्विड में इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट, सॉलिड से कम और लिक्विड गैस से ज्यादा। और गैस में सबसे ज्यादा, गैस में सबसे कम डेंसिटी होता है, मिनिमम डेंसिटी शो करता है, ठीक है। तो डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी,
ठीक है। इसका मतलब हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम में या यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कोई ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई करेगा वो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डेंसिटी। एसआई यूनिट डेंसिटी का हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, मास बाय वॉल्यूम है तो मास का केजी हो गया और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी हो जाएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो सॉलिड का डेंसिटी मैक्सिमम, इसका इंटरमीडिएट और गैस में सबसे कम डेंसिटी होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो वाटर है उससे सॉलिड वाटर जो है, या सॉरी आइस जो है वो वाटर से बना हुआ है और सॉलिड भी है, लेकिन ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसीलिए फ्लोट करता है क्योंकि ये जब आइस बनता है तो उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें ढेर सारा एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ढेर सारा एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, यानी कि ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर। अब केज लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एम्प्टी स्पेसेस के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटेगा, उसी के कारण से ये आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। तो ठीक है, ये था प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कंपैरेटिव स्टडी था। अगर और इसमें कुछ समझना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इंतजार कीजिए, वो कल तक आ जाएगा। थैंक यू।